हाँ, हेलो टू एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है जी। पिछला क्लास में क्या चर्चा किए थे? 1857 की क्रांति का पहला पार्ट के बारे में चर्चा किए थे ना। और उसमें अपन चर्चा किए थे कि 1857 का क्रांति कब होता है, कहाँ से होता है, किन के द्वारा होता है, उसका फिर क्या क्या प्रभाव पड़ता है ना, कहाँ कहाँ पर उसका प्रचार प्रसार होता है। कल उनके बारे में चर्चा कर चुके थे। ठीक है जी। तो आज चर्चा करेंगे कि भैया जो 1857 की क्रांति होता है उसका असफल होने के कारण क्या रहता है, क्रांति का स्वरूप क्या रहता है, बहुत सारे जो अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, जो विद्वान रहते हैं, जो राइटर रहते हैं, उनके द्वारा क्या बोला गया है, अलग अलग कथन बोला गया है, कुछ कुछ पुस्तक के बारे में उल्लेख किया गया है और असफलता के कारण के बारे में जानेंगे। और लास्ट जानेंगे जो 1857 का क्रांति होता है उसके बाद भारत की शासन व्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब परिणाम के बारे में जानेंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चीज के बारे में जान लेते हैं। कल चर्चा कर चुके थे, आज चर्चा करेंगे असफलता के कारण। असफलता के कारण। ठीक है जी। यहाँ पे इंडिया का मैं ड्रॉ कर लेना कि इनके बारे में ऐसा चर्चा किए थे कि अलग अलग क्षेत्र में, है ना। तो यहाँ पे चर्चा किए थे कि भैया झांसी रहता है, ग्वालियर रहता है, ठीक है जी, आपका मेरठ रहता है, दिल्ली रहता है, असम रहता है, बैरकपुर रहता है, आपका रायपुर रहता है छत्तीसगढ़, है ना जी, लखनऊ रहता है, जगदीशपुर रहता है। इन सब जगह क्या होता है, अलग अलग विद्रोह हुआ रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं असफलता के कारण। पहले इसको लिख देता हूं फिर आपको एक साथ समझा दूंगा। ठीक है। पहला चीज, जो बहादुर शाह जफर रहता है उसका क्या रहता है, दुर्बल नेतृत्व करता रहता है, वो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। और जो मुगल शासक रहते हैं उनको भी बहुत सारे जो भारतीय रहते हैं उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था अगर बहादुर शाह जफर को हम अपना प्रमुख नेता घोषित किए हैं, अगर कल अंग्रेज लोग यहाँ से चले जाएंगे तो फिर राजा क्या करेगा, आप पर शासन करेगा, तो एक प्रकार के राजशाही व्यवस्था आ जाएगा। तो बहुत सारे वर्ग क्या करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये भी असफल होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण में से एक माना जाता है। तो बहादुर शाह जफर दुर्बल नेतृत्व करता। ठीक है। यहां से इसको लिखता हूं। दूसरा, दूसरा में याद रखना, जो शिक्षित वर्ग रहते हैं, जो मध्यम वर्ग रहते हैं और जो किसान वर्ग रहते हैं, इन लोगों ने भी क्या नहीं किया था, 1857 की क्रांति में इनका भागीदारी नहीं रहता है, मतलब सहयोग नहीं दिया, सहयोग नहीं मिलने के कारण शिक्षित वर्ग मानते थे कि भैया ये हमको बढ़िया अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, हमको अच्छे एलिट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, हमको कलेक्टर बनाया जा रहा है, आईएएस बनाया जा रहा है, तो हमारे तो उत्थान करने के लिए आए हैं। और हमारे सब भारतीय असभ्य है, अशिक्षित है, और इसलिए क्या करते हैं, ये वर्ग लोग सपोर्ट करते। अभी भी होता है ना कि हम लोग क्या सब अंधभक्त बन गए, जितने पढ़े लिखे लोग, अगर आपके वैकेंसी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम लोग आवाज ही नहीं उठाते हैं। तो कहने का मतलब क्या रहते हैं, उस समय वर्ग लोग क्या करते हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं सब फालतू लोग करते हैं, जिसके पास काम धाम नहीं होता, विद्रोही गुट बस रहते हैं, जिनका क्या होता है, देश में अराजकता फैलाना रहता है। तो इसलिए क्या होता है, असफल होने के ये भी कारण रहता है, ये लोग सहयोग नहीं देते। तीसरा क्या रहता है, जो खास के दक्षिण भारत के लोग शामिल नहीं होते ना, क्यों, प्रचार प्रसार का कमी रहता है। साथ में जो पश्चिम भारत के जो पंजाब वाले रहते हैं, सिख सरदार लोग भी क्या करते हैं, इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये भी क्या होता है, असफल हो जाता है। तो पश्चिम भारत एवं दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार की कमी। कमी। चौथा क्या रहता है, जो बहुत सारे राजा महाराजा रहते हैं वो देशद्रोही टाइप के रहते हैं, अपनी शासन व्यवस्था को संभालने रखने के लिए, अपने बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, अंग्रेजों को सहयोग करते हैं। जिसमें दो सबसे प्रमुख नाम है, जो हैदराबाद के निजाम शासक रहते हैं और हैदराबाद के जो राजा रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भैया हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, क्योंकि अंग्रेज हमको क्या कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं।
दूसरा व्यक्ति बड़ा नाम है सिंधिया, ग्वालियर का जो सिंधिया घराना है, सिंधिया जानते हो ना, ज्योतिराज सिंधिया, अभी क्या है एक प्रकार के शायद मंत्री है, कौन सा मंत्री, पूर्वोत्तर मंत्री। तो उनके जो दादा परदादा थे वो अंग्रेजों को सपोर्ट किए थे, और उसके कारण क्या होता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी जाती है, और एक्चुअल में क्या होता है, उनको भी पराजित होना पड़ता है या शहादत होना पड़ता है। तो दो घराने क्या करते हैं, अंग्रेजों को सपोर्ट करते हैं। तो अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे, क्या देंगे भैया, सैनिक देंगे, पैसा देंगे, सुरक्षा देंगे, गुप्तचर सूचना देंगे, तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों को नुकसान होगा कि नहीं होगा, तो ये कारण क्या होता है, असफल होता है। तो एक रहता है ग्वालियर के सिंधिया राजा, और दूसरा आपका रहता है हैदराबाद के निजाम शासक। 5वां रहता है सहयोग की कमी, मतलब ये लोग आपसी सहयोग नहीं कर पाते हैं, मतलब मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, सहयोग की कमी। और छठवां चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आधुनिक हथियारों की कमी। जो अंग्रेजों के पास क्या रहता है भैया, गोला रहता है, तोप रहता है, बारूद रहता है, बंदूक रहता है, लेकिन भारतीयों के पास इतना कोई हथियार नहीं रहता। तो इसके कारण क्या होता है, ऑलरेडी वो लोग क्या होते हैं, एक प्रकार के पराजित हो जाते हैं। तो हथियारों की कमी, ठीक है, ये हो गए असफलता के कारण। चलिए उसके बाद लिखते हैं क्रांति के स्वरूप। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग इसको बोला है, जैसे मान लिया जाए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो वीडी सावरकर बोला है, ठीक है। उसके बाद कोई पूर्णतः सैनिक विद्रोह बोल रहा है, कोई राष्ट्रीय विद्रोह बोला है। तो अलग अलग जो विद्वान रहते हैं वो इस घटना को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्रांति का स्वरूप। तो पहला इधर लिखेंगे वीर सावरकर। आज बहुत सारे व्यक्ति इनको एक प्रकार के अलगाववादी माना जाता है, देशद्रोही माना जाता है, या माफी वीर माना जाता है। जो वीर सावरकर जो पहला बंदा रहता है वो कैम्ब्रिज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करता है, और वो पहली बार क्या होता है, डेट क्या रखना, 1909 में क्या करता है, जितना भी उस समय अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिखा गया था सैनिकों के द्वारा कि यहाँ पर बहुत बड़ा घटना घटित हुआ है, तो उनको कलेक्शन करता है। बहुत सारे क्या रहता है, एक प्रकार के गजेट में रहता है, पेपर में रहता है, डॉक्यूमेंट में रहता है, और उसके बाद एक पुस्तक के रूप में संकलन करता है, और उनका नाम क्या करता है, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडिया 1857। वीर सावरकर पुस्तक लिखता है, केवल 3 पुस्तक लिखता है, वो बैन रहता है, और उसको एक प्रकार के अपने मित्रों के माध्यम से जर्मनी भेजाता है, फिर जर्मनी से भारत आता है, और उसके जो भाई रहता है उसको प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से उसको क्या करता है, जेरोक्स निकाल के ना, फोटो कापी निकाल के पूरे भारत भर में बांटता है। और उसके बाद पता चलता है कि भैया हम लोग इतने शांति प्रिय नहीं है, हम लोग इतने टाइप क्या है, अगर हमारे साथ कोई हिंसा किया जा रहा है, एक गाल मारेगा तो दूसरा गाल दे देंगे, एक सेवल कहावत में होता है। तो ये बताता है आज से 100 साल पहले भी हमारे जो भारतीय नागरिक थे या भारतीय सैनिक थे उसने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। और उसके बाद क्या होता है, सडनली भारत का जो क्या होता है, सविनय अवज्ञा हो गया, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं और क्या बनते हैं, बड़े बड़े क्रांतिकारी बनते हैं। जैसे भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, इन सब क्या करते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं कि भैया आज से 100 साल पहले भी एक विद्रोह किया गया था, तो हम अभी क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहला बंदा रहता है, क्या बोलता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इनका कथन है ना 1857 की क्रांति के बारे में बोला जा रहा है। भारत का एक पिक्चर है, जाके यूट्यूब में देखना मिल जाएगा, रणदीप हुड्डा का शायद आया था, सावरकर मूवी, आपको समझ आ जाएगा सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एक आरसी मजूमदार साहब आएगा, वो इतना इसका क्रिटिसाइज करता है, मजूमदार, ठीक है, वो बोलते हैं न तो राष्ट्रीय विद्रोह था, न ही सैनिक विद्रोह था,
और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, मतलब किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं, बस छोटा मोटा एक आंदोलन था जिसे रहता नहीं, जैसे कहीं पे कोई कर्मचारी रहता है, वेतन नहीं बढ़ाया जाता तो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनका भी मानना छोटा मोटा आंदोलन मानता है। ना ये राष्ट्रीय विद्रोह मार रहा है, तो कट लगा देना। दूसरा क्या बोल रहा है, ना ही सैनिक विद्रोह मानता है। तीसरा, ना ही स्वतंत्र संग्राम मानता है वो। सब सभी चीज में नहीं नहीं, इसलिए यहाँ पे कट लगा है ना, ये याद रखना तीनों चीज में। फिर आते हैं, एक व्यक्ति रहता है सिले, सिले अंग्रेज विद्वान रहता है, और ये क्या बोलता है, इसको पूर्णतः सैनिक विद्रोह मानता है, क्यों, क्योंकि सैनिकों के द्वारा क्या कहते हैं, विद्रोह किया गया था। तो तीसरा लिखना सिले, ये स से सिले और स से सैनिक विद्रोह, याद रखना। चलिए चौथा याद रखना, टी आर होम्स, ये भी अंग्रेज विद्वान है, टी आर होम्स। तो भैया घर में खाना बनाते तो क्या होता है, हाथ जल जाता है, तो ये क्या बोलेगा, सभ्यता वर्सेस बर्बरता। सभ्य व्यक्ति किसको मान रहे हैं, अंग्रेज अपने आप को, और बर्बर व्यक्ति किसको मान रहे हैं, असभ्य व्यक्ति भारतीयों को माना जा रहा है। तो इसलिए क्या बोलता है ये, सभ्यता वर्सेस बर्बरता। उसके बाद एक पांचवा नाम, एक व्यक्ति आएगा रीच, रीच नाम रहता है, वो क्या बोलता है, इस धर्मांत वर्सेस ईसाई। भैया जो सैनिक रहते हैं क्या होते हैं, चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसमें हिंदू सैनिक और मुसलमान सैनिक क्या रहते हैं, उनके धर्म पर आस्था पर क्या पड़ता है, चोट पड़ता है। तो ये मानता है कि नहीं, ये धार्मिक मुद्दा है, इसलिए क्या कर रहे हैं, अंग्रेज लोग ईसाई रहते हैं, और इसलिए क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, 1857 का क्रांति हो रहा है। ये क्या बोलता है, धर्मांत वर्सेस ईसाई। ये एक पॉइंट और याद रखना, एग्जाम वगैरह में कैसे पूछा जाएगा मैं उसको बताऊंगा। डिजराइली, एक डिजराइली व्यक्ति आएगा, वो क्या बोलेगा, पूर्णतः राष्ट्रीय विद्रोह बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पूरा घटना पूरे उत्तर भारत में होता है, सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं लगभग लगभग, इसलिए क्या बोला जाता है, वो राष्ट्रीय विद्रोह। डिजराइली, ये इसका इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद रखना, ये वाला और वीर सावरकर वाला दोनों। डिजराइली बोलेगा पूर्णतः राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किन के द्वारा 1857 की क्रांति के बारे में कहा गया था, तो उसे पूछ देगा वीर सावरकर, आरसी मजूमदार, सीले, रीच, डिजराइली। कई बार ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा, चार चीज दिया रहेगा, ठीक है, और उसमें पूछ दिया जाएगा डिजराइली के द्वारा 1857 की क्रांति के बारे में क्या कथन था, तो मान लीजिए ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो क्या होगा, पूर्णतः राष्ट्रीय विद्रोह। समझ आया। चलिए आगे चर्चा करते हैं परिणाम। देखिए परिणाम क्या होता है, 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल का पद रहता है उसको समाप्त कर दिया जाता है, फिर क्या बनाया जाता है, भारत का वायसराय बनाया जाता है। प्रथम वायसराय कौन बनेगा, लॉर्ड कैनिंग। उसी समय घटना घटित भी होता है, भारतीयों को खुश करने के लिए क्या किया जा रहा है, पद का नाम बदला जा रहा है, ठीक है। अब तानाशाह को क्या बोल दिए, राष्ट्रपिता बोल दिए, अब व्यक्ति अभी भी वही है तो तानाशाह ही कहलाएगा। लेकिन उस समय क्या था, लोगों को, अंग्रेजों को लगता था नाम बदलने से ये लोग खुश हो जाएंगे, तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम बदलना जरूरी है। तो गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उनके जगह में क्या किया जाएगा, वायसराय। और किसको प्रथम बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग, याद रखना। कैनिंग। दूसरा याद रखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक भारत में शासन कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, उनको क्या कर दिया, उनका शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। और इनके जगह में क्या कर दिया,
अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत पर पूरी तरीके से क्या कर लिया, कब्जा कर लिया गया। मतलब नियम कानून बन के कहां से आगा, ब्रिटेन से। तो ब्रिटिश, इसी को क्राउन का शासन ही बोलते हैं ना। प्रत्यक्ष शासन। अब तक क्या कर रहे थे, अपनी कंपनी के माध्यम से कर रहा, अब क्या करेगा, अब सीधा ब्रिटेन के द्वारा क्या कंट्रोल किया जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाएगा, ये कानून किसमें आता है, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इसको सब चीज क्या किया है, महारानी का घोषणा पत्र बोलते हैं इसी को ना। तीसरा चीज, अब एक भारतीय सचिव का पद क्रिएट किया गया, भारतीय सचिव का पद सृजन। ये क्या रहेगा, एक भारतीय सचिव रहे, मतलब वायसराय से ऊपर क्या होगा, भारतीय सचिव होगा। वायसराय इसको सूचना देगा, ये कहां पे सूचना देगा, ये जो क्या होता है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट का एक मंत्री होता है। ये 15 सदस्यीय पद होता है ना, 15 लोग रहते हैं, इनके द्वारा नियम कानून बनाया जाएगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित होकर आएगा, वायसराय लागू करेगा। तो कहने का मतलब वायसराय से एक बड़ा पद क्या कर दिया, भारतीय सचिव, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल। चलिए चौथा आते हैं, जो गोद प्रथा निषेध किया गया था। अब भारतीय क्या है, अपना गोद ले सकते हैं और उनके द्वारा शासन व्यवस्था संचालित किया जा सकता है। जैसे झांसी की रानी वाला केस हुआ था ना, भैया गोद लिया गया था, तो उनकी वहां पर क्या कर दिया था, डलहौजी के द्वारा उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। जो को समाप्त कर दिया, नहीं राजा बन सकता है, लेकिन वो महल की सुरक्षा कौन करेगा, अंग्रेज सैनिकों के द्वारा किया जाएगा। तो गोद प्रथा निषेध कर दिया, गोद प्रथा निषेध को समाप्त कर दिया, अब ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा चीज याद रखना, एक पील आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पील आयोग। इसमें एक इसको याद रखना, भारतीय प्लस अंग्रेज, रेशियो अंग्रेज। जब भारत को उस समय विद्रोह हो रहा था, 1857 की क्रांति, तो उस समय क्या था, लगभग 3 लाख सैनिक थे अंग्रेजों के पास, और उसमें से लगभग 85% कौन लोग थे, भारतीय थे। लगभग 2,55,000 के आसपास भारतीयों के द्वारा भारत के लोगों पर कब्जा किया गया था, लेकिन अंग्रेज लोग शासन करते थे और भारतीयों के द्वारा गोली चलाया जाता था भारतीयों पर, और भारतीयों पर अत्याचार किया जाता था। सोचो, हम ही लोग खुद क्या थे, देशद्रोही थे। हमको पता नहीं था कि अंग्रेज ने हमको गुलाम बना लिया है। जैसे बचपन में कहानी सुनी होंगे ना, कि भैया हाथी का जब छोटा बच्चा रहता है तो उसके पैर में जंजीर बांध दिया जाता है, ताकि जब बड़ा होकर उनको ये समझ आता है कि वो सांकड़ सांकड़ बोलते हैं ना, उसको मत तोड़ सके, और वो जीवन भर उसके दिमाग में ही रहता है कि मेरे पैर में अभी भी जंजीर बंधा हुआ है। क्योंकि इंसान के बोलते हैं ना, बुद्धि पर क्या करते, कंट्रोल कर लिया जाता है पढ़ा लिखा कर। और बात या मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार हमारे लोगों को क्या कर दिया था, एक प्रकार के ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि भैया अंग्रेज क्या है, आपको शिक्षित करने आए हैं, सभ्य करने आए हैं। अभी हम लोग सोचते हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं, तो हम उसको मॉडर्न ना मानते हैं। अगर आपके संस्कृति, आपके वेद पुराण के बारे में ज्ञान दिया जाएगा तो आपको क्या माना जाएगा, रूढ़िवादिता माना जाएगा। तो कहने का मतलब यही है। तो उस समय कितने रहते हैं, 3:1 रहते हैं। अगर मान ली 4 सैनिक तो 3 भारतीय रहते थे और एक अंग्रेज, क्या होते थे, एक अंग्रेज। फिर क्या किया जाता है, इसमें परिवर्तन किया जाता है, पील आयोग बनता है ना, परिवर्तन। ये बोलते हैं नहीं भैया, अगर हम अभी इतना बड़ा विद्रोह हुआ, कल होगा, तो कल जितने भारतीय सैनिक क्या करेंगे, उस विद्रोह में शामिल हो जाएंगे और हमको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हम क्या करते हैं, अब क्या किया जाता है, जो भारतीय सैनिक रहता है उसमें कमी किया जाता है। अब क्या कर देगा, 2:1। अगर बाय द वे 80,000 है तो 60,000 क्या होते थे भारतीय और 20,000 अंग्रेज। अब क्या कर दिया, अगर 80,000 है तो उसमें से 2 गुना बस होंगे, मतलब मान सकते हो कितना, 3, 60,000 के आसपास। तो कम हो गया, अब सैनिक में कमी कर दी, तो क्या हो गया, अब अंग्रेजों की सैनिक में वृद्धि हो गया। तो ये होता है परिणाम, ठीक है।
और इसी को बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन का शासन, बोलते हैं प्रत्यक्ष शासन। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि वायसराय का पद सर्वप्रथम कब सृजन किया गया, तो कब होता है 1858, 1757 की क्रांति के बाद। लास्ट आज का सेशन एंड करते हैं, एक और पॉइंट, पुस्तक का नाम याद रख लेना। बुक और इधर लिख लेना लेखक। देखिए 1857 से क्रांति से बहुत सारा पुस्तक लिखा गया। एक पहला पुस्तक था द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, एक इनके द्वारा लिखा गया था, वीर सावरकर के द्वारा, वो इनके बारे में उल्लेख किया गया ना। चलिए लिखते जाते हैं। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, पुस्तक का नाम है ना। ये कब लिखा गया था 1909 में, इंडिपेंडेंस 1857। इसको लेखक को यहां कर लेना, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका लेखक, तो कौन रहेगा वीर सावरकर, जिसको बोलते हैं वीडी सावरकर ना, वही। दूसरा पुस्तक का नाम रहता है द रिवाल्ट, द स्पाई बोलते हैं ना, द स्पाई रिवाल्ट 1857। कौन लिखता है आरसी मजूमदार, जो कुछ चीज नहीं मानता उस चीज को। कौन लिखता है आरसी मजूमदार। तीसरा पुस्तक याद रखना द ग्रेट रिबेलियन, मतलब एक महान विद्रोह। कौन लिखेगा पीसी जोशी, वो क्या करता है उसका संकलन करता है, ठीक है। द ग्रेट रिबेलियन 1857 सब में रहेगा, याद रखना। ये कौन रहेगा पीसी जोशी, ठीक है जी। तो ये होता है आपका 1857 का क्रांति। दोनों वीडियो में वो आपका कंप्लीट हो चुका है। पहला वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो जाके देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, है ना। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो भैया लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते होंगे तो बिल्कुल फीडबैक देना, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, मस्त रहिए, बस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है जी। चलिए फिर।